नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत। और एक बार हम फिर से आप सभी के साथ हैं लेकर कुछ खास विषय। जी हाँ, आज की चर्चा भी हमारी बहुत खास होने वाली है और खास के साथ साथ बेहद ज़रूरी, क्योंकि आज हम बात करेंगे युवाओं की। जी हाँ, यूथ की। खास तौर से जब युवाओं की जब बात निकलती है तो करियर सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है। तो बिल्कुल आज हम कुछ ऐसा ही विषय आपके लिए लेकर आए हैं। और दर्शकों, जैसे कि हम हमेशा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम वैसे ही शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, माह है फागुन और आज है फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी और तारीख है 6 मार्च, दिन है बुधवार। इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और साझा करेंगे उन तमाम, आज बात करेंगे घटनाओं की जो आज के दिन घटी थी। जी हाँ, तो चलते हैं आज के इतिहास की ओर और डालते हैं नज़र कि कौन कौन सी घटनाएं आज के दिन इतिहास में घटित हुई थी। सबसे पहले बात करेंगे 1508 की। 1508 में आज के ही दिन हुमायूं का काबुल में जन्म हुआ था। सन 1915 में शांति निकेतन में महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी पहली बार मिले थे। सन 1961 में टाइम्स ऑफ इंडिया समूह ने वित्तीय मामलों पर देश के पहले अखबार द इकोनॉमिक्स टाइम का मुंबई से प्रकाशन शुरू किया था। सन 1991 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने आज ही के दिन इस्तीफा दिया था। सन 2008 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद प्रभा ठाकुर को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और आज ही के दिन सन 2008 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ जी ने सबरजीत की दया याचिका को खारिज भी किया था। और आज ही के दिन सन 2009 में भारतीय वायु सेना को 3 दशक तक अपनी सेवाएं देने के बाद लड़ाकू विमान मिग-23 ने अंतिम उड़ान भरी थी। जी हाँ, तो ये थी वो सारी बातें जो आज के दिन के इतिहास के पन्ने पर दर्ज हुई थी। और अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं एक मीठा सा विचार जो कि हमें कुछ प्रेरणा देता है, कुछ सिखलाता है, कुछ बतलाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मीठे से विचार की ओर। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा ही महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। जी हाँ दर्शकों, बहुत ही पते की बात है ये। कई बार आपने देखा होगा कि जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा ही व्यवहार हम लोगों से करते हैं। अगर किसी एक पर्सन को लेकर आपका मन अच्छा नहीं है, उसके प्रति आपके विचार अच्छे नहीं है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आप उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और कई बार किसी को आप नहीं पसंद करते हैं, उसके प्रति विचार अच्छे नहीं हैं और उसका बहुत अच्छा व्यवहार आपके उन पूरे विचारों को बदल देता है। जी हाँ दर्शकों, इसलिए विचारों का अनुसरण बहुत सोच समझ कर करिए और व्यवहार भी बहुत सोच समझ कर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विषय, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम युवाओं पे बात करेंगे, युवाओं के करियर पे बात करेंगे। जी हाँ दर्शकों, तो युवाओं के लिए करियर में परामर्श, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय है युवाओं के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं करियर का चयन बहुत बड़ी समस्या भी है युवाओं के लिए। तो बिल्कुल आज के इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी आपको सुझाव लेना है या कोई भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं या आपके इर्द गिर्द कोई युवा है, कोई घर में कोई बच्चा है, उसे कोई परेशानी, तो बिल्कुल आप हमसे सुझाव ले सकते हैं आज के कार्यक्रम में जुड़कर। जुड़ने के लिए संपर्क सूत्र आपको बता देते हैं 0755 266 0049। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी आपके लिए है 180023330040। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आप ये नंबर्स देख सकते हैं। और अब वक्त हो गया है आप सभी को मिलवाने का आज के हमारे विशेषज्ञ से। जी हाँ, आज के हमारे एक्सपर्ट जो इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं, पूजा दीक्षित जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आप रजिस्टर्ड रिसोर्स पर्सन हैं सीबीएसई ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भोपाल में। इसी के साथ आप आर्मी फर्टिनिटी में भी अपना
योगदान आप दे रही हैं, आप उसमें भी आपने काम किया है। इसी के साथ आपको अवार्ड मिला हुआ है मोस्ट क्रिएटिव चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का। जी हाँ मैम, बहुत बहुत पुनः स्वागत है आज के इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए अपना समय देने का। और इसी के साथ दर्शकों, हमारे साथ एक कलाकार भी हैं। जैसे कि हमेशा हम कार्यक्रम में कुछ ना कुछ आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए लेकर आते हैं, तो जी हाँ, आज हमने मेहमान के तौर पे आमंत्रित किया है खुशबू गुंजन जी। मैम, खुशबू रंजन मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम। और आप सभी को पता ही होगा कि मैम को सूफी क्वीन कहा जाता है। मैम को एमपी की आशा भोसले अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसी के साथ 92.7 लता मंगेशकर अवार्ड से भी मैम सम्मानित है। तो जी हाँ, तो अब आप समझ ही सकते हैं कि इतने सारे अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं और आशा भोसले जी का अवार्ड मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं मीठी मीठी इनकी आवाज़ भी होगी। तो आज इनकी मीठी मीठी आवाज़ में आपको हम गीत भी सुनवाएंगे। और सबसे पहले आज की जो चर्चा है वो शुरू करेंगे हमारे विषय के साथ। मैम, जो जब बात आती है युवाओं की, खास तौर से जब करियर चयन की, तो एक करियर चूज़ करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी चुनौती से भरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी ऐसे समय पर करियर काउंसलिंग्स जो होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करियर काउंसलिंग क्या होती है इस शब्द से ही वंचित हैं, उन्हें नहीं पता कि कुछ ऐसा भी होता है। तो मैम, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप ये बतलाएं, ये समझाएं कि करियर काउंसलिंग क्या है और क्यों ये महत्वपूर्ण है। ओके सृष्टि, आपका जो आज टॉपिक आज दूरदर्शन परिवार ने जो उठाया है, क्योंकि अब बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले हैं और वो बहुत कुछ इस बारे में सोचने लगे हैं कि उनका करियर आगे क्या होगा, किस तरीके से उसका चयन करेंगे। तो करियर काउंसलिंग बेसिकली एक परामर्श संस्था है और इसमें क्या होता है कि आप कौन सा करियर अपने लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। क्योंकि आज के समय में इतने सारे करियर्स हैं, बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि वो कौन से क्षेत्र में जाएँ। हर किसी को पैसा कमाना है, अपनी जीविका अच्छे से अच्छी रखनी है, तो कुछ हद तक बच्चे कंफ्यूज हैं कि उनको किस तरीके से करा जाए। तो करियर काउंसलिंग के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा करियर आपकी पढ़ाई के अनुसार, आपके लाइफस्टाइल के अनुसार, आपके चयन के अनुसार आपके लिए अच्छा है। प्रतिभाओं के थ्रू भी आप अच्छे करियर का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका नॉलेज IQ लेवल अच्छा है, आपको प्रैक्टिस की अगर ज़्यादा आइडिया है, तो आप अच्छे करियर का चुनाव कर सकते हैं। हमारे एक जर्मन वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर मछली पेड़ में चढ़ने की क्षमता से अगर आंकी जाएगी तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि मछली के अंदर एक प्रतिभा तैरने की भी है। तो यकीनन आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको देखिए, उसको उजागर करने की कोशिश करिए, परामर्श लीजिए और अपनी प्रतिभा के अनुसार ही अपने करियर का चयन कीजिए। बिल्कुल सही कहा मैम ने कि अगर हम मछली को पेड़ पे चढ़ने की प्रतिभा से आंकेंगे तो शायद कभी नहीं समझ पाएंगे कि उसकी एक्चुअल में प्रतिभा क्या है। तो दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को अपने जो हमारा माइंडसेट है उसके हिसाब से आंकते हैं। खासतौर से हम पेरेंट्स की बात करें तो उनको उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ वो मायने अपने फिक्स कर लेते हैं कि अगर ये चीज़ है तो ही बच्चा अच्छा है। तो वो दूसरे नज़रिए पर पहुंच ही नहीं पाते कि वो एक दूसरे नज़रिए से अपने बच्चे को देखें और एक्चुअल में कि उसमें क्या प्रतिभाएं हैं, वो क्या अच्छा कर सकता है, ये समझने में कभी देर भी हो जाती है और कभी शायद वो नहीं भी समझ पाते हैं। मैम, बात करते हैं कि जब करियर चयन की बात आती है आज के समय में मैम, इतना कंपटीशन का टाइम है, इतना कंपटीशन का ज़माना आ चुका है। तो जब 11th 12th के बाद बच्चे को करियर चूज़ करना होता है, लेकिन कई बार कुछ बच्चे तभी सोचते हैं और कई बार पेरेंट्स बच्चों को बहुत समय से पहले से उस कंपटीशन की तैयारी कराना शुरू कर देते। तो मैम, एक्चुअल में सही वक्त क्या है? क्योंकि अगर हम एक 6-7 के बच्चे को हम IIT, हम जब उसे कॉलेज 12वीं के बाद जो चीज़ों का चयन करना है उसकी तैयारी 6वीं या 7वीं से शुरू कर देंगे स्कूल टाइम से, और या फिर 12वीं के बाद समय, कई बार मैम समय का भी खेल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या ये सही है कि हम समय से पहले तैयारी कराना शुरू कर दें या फिर समय पर ही बच्चों को बोला जाए कि अब आप अपने करियर के लिए सोचें या फिर प्लान करें? सृष्टि, इसको मैं थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको समझाती हूँ। क्या होता है कि हमारा जो चित्त है, चैतन्य है, उसमें काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि हम करियर का चुनाव किस तरीके से करें। एक बच्चे की, विद्यार्थी की पढ़ाई
1 to 5 तक का जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो परिवार की होती है, माता पिता की होती है। उसके बाद आता है 5 to 8 की जो पढ़ाई होती है, उसका जो चैतन्य होता है, उसका जो कॉन्शियस होता है, उसकी अवेयरनेस उसके अंदर स्कूल, टीचर्स, अभिभावक, आसपास का समाज करता है। 9 to 12 का समय ऐसा होता है जब बच्चे को खुद एज अ करियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो मैं समझूंगी कि जितनी जल्दी बच्चा ये बात समझ जाए कि उसका करियर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही जल्दी वो उस चीज़ को चयन करने में, उसकी तरफ अपना रुझान विकसित करने में एक्टिव रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा अगर 9th 10th के आसपास ही सही समय पे करियर का चुनाव करना शुरू कर दे, किस तरफ जाना है उसको, कैसा उसको लाइफस्टाइल चाहिए, इस तरीके से अपने करियर का चुनाव कर सकता है। तो आई गेस कि अर्ली इट इज़ द बेस्ट इट इज़। तो जितनी जल्दी वो अपने करियर के लिए अलर्ट रहेगा, जितने सही समय पे सही मार्गदर्शन लेगा, तो बहुत ज़रूरी है कि उसको सही मार्गदर्शन दिया जाए और साथ ही साथ उसके चयन करते समय उसके परिवार का, उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड का, उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड का, उसके सामाजिक बैकग्राउंड का भी सही निर्धारण करा जाए। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें लगता है कि हमारे समाज में जो सक्सेसफुल लोग हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा उन्हीं को ही कॉपी करे। तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में वो प्रतिभा है, उसके में अंदर वो कुशलता है कि वो उनके जैसा इंजीनियर, डॉक्टर या बन सके, तो फिर आप यकीनन उसको सही समय पे सही मार्गदर्शन देके उसको एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, करियर दे सकते हैं। बिल्कुल। और मैम यहाँ पे पेरेंट्स का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल आता है, इसके साथ टीचर्स का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मैम इस बारे में आप क्या कहेंगी? मैं मानती हूँ कि अगर बच्चे का करियर है, अगर बच्चे आपको लगता है कि समझदार है, क्योंकि 9th 10th के बच्चे काफ़ी कुछ बाहर से एक्सपोजर लेके समझदारी की बातें करते हैं और सही मार्गदर्शन अगर उनको मिलता है तो वो अपने करियर का सही चुनाव करते हैं। अगर पेरेंट्स थोड़े से सपोर्टिव हैं, अगर उनको लगता है कि उनके बच्चे में वो नॉलेज है, वो आईक्यू लेवल है कि वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं या मेडिसिन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उनको उस तरफ रुझान उनका जगाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चा को 50% या 60% लाना ही मुश्किल है, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको आईटी की क्लासेस करा रहे हैं, ज़बरदस्ती आप उसको मेडिकल में डाल रहे हैं, तो ये मैं गलत मानती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा एक एज के बाद सैचुरेट होने लगता है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रेशर है, हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं होता है। इन लोगों का एक जन्म होता है, हर कोई मेडिसिन में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो मैं मानती हूँ कि आपको लगता है कि आप बच्चे को सही रुझान दें, उसकी प्रतिभा के अनुसार भी अगर उसका करियर का ऑप्शन दे रहे हैं, चयन करने की क्षमता दे रहे हैं, तो फिर बच्चा अच्छा निकलता है। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, आर्ट्स में अच्छे होते हैं, म्यूज़िक में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, और आजकल तो करियर का बहुत अच्छा विस्तार हो रखा है। हर जगह आप पैसा कमा सकते हैं, हर जगह अच्छा जीविका अर्जन कर सकते हैं। तो अगर बच्चों का सही मार्गदर्शन स्कूल के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, समाज के द्वारा किया जाए, तो बच्चे करियर में अच्छा कर सकते हैं। और ये जो हमारे देश में समस्या हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो भी कम की जा सकती है। हमारा जो सरकार है, श्रम और रोजगार ने काफ़ी इस पर कदम उठाए हैं। उन्होंने एक NCS करके नेशनल करियर सर्विस हेल्पलाइन ऑप्ट की है, जिसमें आप कॉल करके अपने करियर के बारे में उनसे परामर्श ले सकते हैं। इट्स अ टोल फ्री नंबर 1514, जिसमें आप अपने करियर के बारे में उनको बता सकते हैं, आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ NCS से मदद मिल सकती है। साथ ही साथ CBSE बोर्ड भी जनवरी ऑनवर्ड से शुरू कर देता है करियर काउंसलिंग, कि बच्चे 10th और 12th के बाद किस तरफ जाना चाहते हैं, किस तरह से उनको गाइडेंस मिलना चाहिए, किस तरह के सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए 11th में, क्योंकि सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से जितनी जल्दी आप उसको सही परामर्श देंगे, जितनी जल्दी उसको सही तरह से सलाह दी जाएगी, तो बच्चा करियर में अच्छा कर सकता है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे के अंदर कि वो अच्छा कर सकता है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस होना बेहद ज़रूरी है। और दर्शकों, जब युवाओं की बात हम करते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ कभी कभी मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूथ है, मन चंचल होता है, डगमगाता रहता है, तो कभी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, कभी डांट की, कभी प्यार की। तो क्यों ना गाने के माध्यम से भी मैम मोटिवेट किया जा सकता है युवाओं को? बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि। तो मैम बिल्कुल, हमारे जितने भी युवा आज का हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपसे कहूँगी कि एक मोटिवेशनल सॉन्ग, जो एक कोई ऐसा गीत जो उनको प्रेरित करे, प्रेरणा दे, हिम्मत बांधे उनकी, बिल्कुल से हम शुरुआत करें। बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग है फिल्म डोर से,
जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और उस गाने की लाइनें बहुत अच्छी हैं, तो चलते हैं उससे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल मैम। ये हौसला कैसी झुकी, ये आरज़ू कैसी रुकी, ये हौसला कैसी झुकी, ये आरज़ू कैसी रुकी। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या हो। राहों पे कांटे बिखरी अगर, उन पे तो हंस कर चलना ही है। शाम छुपा ली सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत फिर आएगी, सुबह फिर आएगी हो। ये हौसला कैसी रुकी, ये आरज़ू कैसी झुकी। रास्ता मुश्किल तो क्या, धुंधला ये दिल तो क्या, तन्हाई दिन तो क्या हो। बहुत सुंदर मैम, और बहुत अच्छे गीत से आपने शुरुआत करी। बेशक Thank you. जो युवा आज का हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो इस गीत से समझ सकते हैं कि हमें हताश नहीं होना नहीं चाहिए। होना देखिए, चाहिए। समय हमेशा एक सा नहीं होता है। किसी दिन आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, किसी दिन आप उत्साह से भरे होंगे और किसी दिन आप निराशा से। तो सब्र रखिए, हिम्मत बांधिए और आगे बढ़िए। मेहनत हमेशा रंग लाती है। मैम, क्योंकि आप एक मनोवैज्ञानिक भी हैं, आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ब्रेन एक्सरसाइज कितनी इम्पॉर्टेंट है, और युवाओं को क्या ये एक्सरसाइज अपने रूटीन में लाना कितना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ब्रेन एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, या उनका ध्यान जाता है कि भाई ये भी कोई महत्वपूर्ण चीज़ है। ओके, देखिए, ब्रेन एक्सरसाइज का सबसे अच्छा तरीका जो है, जो एक विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए, हमारी पुरानी जो ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उनमें ये बात बहुत अच्छे से मेंशन करी गई है कि एक विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए। काकचेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तदैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये 5 ऐसे लक्षण हैं जो एक विद्यार्थी में होने चाहिए। और ब्रेन एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपके अंदर ये एक लक्षणों के साथ साथ आप किसी चीज़ को और एक्सरसाइज के थ्रू बढ़ा सकते हैं। आप ब्रेन एक्सरसाइज का बेस्ट तरीका है कि आप रीडिंग करें। जिस तरह हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, उसीलिए हमारी ब्रेन की मेमोरीज़ के लिए ज़्यादा रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, आप अगर आगे चल के यूट्यूबर बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया में आना चाहते हैं, अपना करियर एज अ फ्रीलांसर ऑप्ट करना चाहते हैं, तो यकीनन आप अगर पढ़ाई करते रहते हैं, रीडिंग करते रहते हैं, तो ब्रेन एक्सरसाइज का ही पार्ट हो जाता है रीडिंग करना। साथ ही साथ अगर आप स्किल एजुकेशंस में आना चाहते हैं, आप वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे कबीरदास जी ने एक दोहा है, करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। तो अगर आप निरंतर किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज एक प्रैक्टिस ही है। तो अगर आप सही समय पे सही तरीके से किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यकीनन उस पे आप जीत हासिल कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के तरीके और भी हैं ब्रेन एक्सरसाइज के, जैसे आप बहुत से गेम्स खेल सकते हैं, आप सुडोकू खेल सकते हैं, आप कुछ और ऐसे गेम्स हैं जिसमें आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, तो उससे आपका ब्रेन का आईक्यू लेवल धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो अगर सही समय पे आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को अपने दिनचर्या में ढाल रहे हैं, स्क्रीन टाइम को कम रखिए, रीडिंग ज़्यादा करिए, समय पे भोजन करिए, संतुलित आहार लीजिए, एक्सरसाइज करिए, खुली हवा में रहिए, तो आपका काफ़ी कुछ ब्रेन हैवी उसमें निकल जाता है और आप एक संयम तरीके से अपने जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, संयम रखना, संयम बांधना बेहद ज़रूरी है, या फिर कहें बैलेंस रखना। देखिए, आज के समय में जो एक बहुत बड़ा कारण हो गया है
ये जो डिसबैलेंसिंग हमारे रूटीन्स में हो गई है वो है स्क्रीन टाइम। मैंने जैसे कहा था, स्क्रीन टाइम आजकल देखिए कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो वो बुरी ही हो जाती है हमारी, अति चाहे सर्वत्र फिर वो जी। बहुत अच्छी चीज़ को भी हम क्यों दिन भर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक ही होगी। तो इसलिए सोच समझ कर कि किस चीज़ को हमें कितना वक्त देना, चाहे वो टीवी देखना हो, चाहे वो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स पढ़ना हो, चाहे वो बाहर खेलने कूदने जाना हो, हर चीज़ ज़रूरी है लेकिन एक निर्धारित समय पर और एक निर्धारित मात्रा में। मैम आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शकों को ये बताते हैं कि करियर चूज़ करते वक्त जब वो करियर का चयन कर रहे हैं तो मैम वो कैसे चूज़ करें और चूज़ करते वक्त किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए? मैम इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपका जो करियर है, करियर के वैसे तो आज के समय में बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप किसी भी क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। हमारे समय में तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहा करता था, या तो आप डॉक्टर बन जाओ या तो आप इंजीनियर बन जाओ। ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स और कॉमर्स का तो कोई वैल्यू नहीं होता था। इनफैक्ट हम पेरेंट्स को यही लगता था कि बच्चा हमारा साइंस साइड जाए। तो आज के समय में ऐसा नहीं है, आप हर फील्ड पे अपने करियर का अपने रुझान के अनुसार अपना करियर बना सकते हैं। तो इसको मैं 4 भागों में विभाजित करना चाहूँगी कि पहला है कि आप नॉलेज बेस्ड करियर ऑप्ट करते हैं। अगर आपको लगता है आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, आप ज़्यादा देर तक अपने रिटेंशन पावर रख सकते हैं, ज़्यादा देर तक आप कोई बात को ध्यान में रख सकते हैं, तो आपका नॉलेज बेस्ड करियर हो गया। जैसे आपका मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, उस तरफ आप जा सकते हैं। फिर होता है आपका स्किल बेस्ड, आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस कर करके इस चीज़ को याद कर सकते हैं, इस पे अपना करियर बना सकते हैं। तो स्किल बेस्ड करियर हो गया। जैसे आप कंप्यूटर लैंग्वेज को देख लें, आज के समय में कंप्यूटर्स, एआई, उसका बहुत आगे आने वाले समय में स्कोप है। हर चीज़ अब बिल्कुल मशीन्स के थ्रू होने लगेगी। तो अगर आपको मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, आपको लगता है कि आप किसी भी कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के थ्रू आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं, तो स्किल एजुकेशंस के थ्रू आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा उद्यमी। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, कि आप किसी भी अच्छी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के रूप में सामने आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप सही समय पे सही मैनेजमेंट स्किल्स को देखें। हर किसी को मैनेजमेंट नहीं आता है, हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक टीम वर्क, एक टीम लीडर की तरह कार्य करना पड़ता है। फिर आता है हमारा फ्रीलांसर, कि जैसे हम कुछ लोग होते हैं कि हमें कहते हैं कि हम किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, तो आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं कि अपने हिसाब से आप अपने कार्य को, जैसे कंटेंट राइटर हो गए या आपका वोकेशनल कोई भी ट्रेनिंग लेके आप अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से कहना चाहूँगी कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल। आप अपने हिसाब से, अपनी प्रतिभा के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से ही प्लीज़ अपने करियर का चुनाव करें, क्योंकि करियर आपका एक समय पे जीवन शैली बन जाता है। जैसा ही आप कार्य करते हैं वही आपका जीवन हो जाता है। तो आज के समय में हम भले ही ऑन पेपर्स 8 घंटे कार्य करते हों, लेकिन धीरे धीरे वो कार्य 12 से 13 घंटे होने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका करियर का चुनाव ऐसा हो जो आपको पसंद हो, जो आपको करने में अच्छा लगता हो। बिल्कुल मैम, इसी के साथ एक बात मेरे ध्यान में आ रही थी कि कई बार ऐसा, क्योंकि जैसे कि आपने ही जब उत्तर की शुरुआत करी थी तो आपने कहा था कि बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं आज के टाइम में। मैम मल्टीपल ऑप्शन के साथ साथ यहाँ अगर देखा जाए तो बच्चे भी आजकल की, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, पेरेंट्स भी कि हाँ हमारा बच्चा इसमें भी अच्छा है, इसमें भी अच्छा है। इसके साथ आज के जो इतने सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो बच्चे, मेरे पास ये भी स्कोर कार्ड है, मेरा एंट्रेंस यहाँ का भी क्लियर है। तो मैम इतनी सारी चीज़ें, आप इतनी सारी चीज़ों में डाइवर्टेड रहते हैं, क्या ये सही है? मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर उसमें महारत हासिल करते हैं तो यकीनन आपका करियर अच्छा होगा। आपको अगर लगता है कि आप में भी, हो सकता है कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो सब चीज़ों में अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि एक ख़ास सब्जेक्ट में ही अपना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरी है उस बात को समझना सही समय पे भी कि आपका रुझान किस तरफ है। अगर आपका, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसके न्यूरॉन्स उस तरीके से बने होते हैं कि आपका रुझान के अनुसार ही आपका करियर अगर रहता है तो आपके लिए बेहतर रहता है। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में भी अच्छे हैं, मैथ्स में भी अच्छे हैं, साइंस में भी अच्छे हैं, तो किसी एक सब्जेक्ट के थ्रू ही आप उसको आगे मास्टर्स करते जाइए। धीरे धीरे ये आपका लाइफस्टाइल बन जाता है, धीरे धीरे यही आपके करियर ऑप्शंस में भी होना चाहिए। तो अगर बच्चों में जो एग्ज़ाम्स
लेने की जो कॉम्पिटिशन्स आता है वो बहुत अच्छी बात है। अगर उनको सब कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ एक सब्जेक्ट को लेकर ही वो आगे बढ़े तो मैं कहूँगी वो ज़्यादा सही रहेगा उनके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। खुशबू मैम, कभी आप भी इस दौर से, इस वक्त से गुजरे होंगे कि जब आपको करियर चूज करना था, और बेशक जिस तरीके से हमारे यहाँ पे सोचा जाता है कि मैथ साइंस में ही करियर होता है, तो शायद आपको भी कहीं ना कहीं ये सुनने या देखने को मिला होगा कि आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लेकर आगे बढ़ें, लेकिन आपने आर्ट को चूज किया। हाँ, नहीं सृष्टि, मेरे संग ये नहीं था कि मुझे प्रॉब्लम्स होती, क्योंकि पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात थी कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा समझे उस बात को, और ये मेरे संग ज़रूर होता था कि मैं आगे पीछे होती थी कि नहीं यार मैं डांस में बहुत अच्छी हूँ, मैं डांस में जाती हूँ, नहीं मैं सिंगिंग में बहुत अच्छी हूँ, सिंगिंग में जाती हूँ। फिर कभी कभी लैब में जाके ऐसा लगता था कि नहीं मैं तो डॉक्टर ही बन जाऊँगी मतलब बहुत सारा। फिर एक बार एमपी पुलिस में जाने का भी ख्याल बहुत तेज़ ऐसा आता था, लेकिन फिर देन मेरे फादर हैं, वो पीएचडी है, तो डॉक्टरेट हैं, तो उन्होंने हमेशा ये बोला कि बेटा जिस जगह आपको लगता है कि नहीं आप एक समय के बाद जाके वहाँ पर जाके सक्सेसफुली खड़े हो गए, तो आप उस जगह को चुनिए और हम आपके साथ हैं। तो देन फिर वहाँ से स्ट्रगल चालू हुआ, और डैड ने पढ़ाई नहीं छोड़ाई कि पढ़ाई नहीं छोड़ने दूंगा, तुम्हें जो करना है वो करो। तो बीबीए करा, एमबीए करा, उसके बाद म्यूज़िक से बीए में डिग्री लिए, एमए करा, लेकिन फाइनली आज मैं एक सक्सेसफुल सिंगर हूँ, लाइव शोज करती हूँ। तो और इतने सारे अवार्ड्स आपने जीते हैं। अगर हाँ। आप दूसरे ऑप्शन जो भी आपका मन हुआ करता था उसकी ओर बढ़ते तो शायद ये अवार्ड्स, क्या पता उन सबका क्या होता मुझे हंसी आती है। बिल्कुल मैम, हमारे दर्शकों को मैं चाहूँगी आप अपना दूसरा गीत प्रस्तुत करें। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बताया सृष्टि ने कि आशा भोसले जी का अवार्ड भी मिला हुआ है, तो आशा जी का गाना नहीं गाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो और मैम ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम आपसे आशा जी का कोई गीत ना सुने। हाँ, ये बात सही है। तो चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा एक आशा जी का गाना है, चलते हैं उस गाने के साथ। देखिए चैन मिलेगा न कहीं दिल के सिवा, आपका कोई नहीं दिल के सिवा, आपका कोई नहीं दिल के सिवा, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएंगे, ये नजर लौट के फिर आएंगे। बहुत बहुत अच्छा गीत मैम। और आपकी आवाज़ में जब एक सुन के एक सुकून मिल रहा है, थैंक यू सो मच। जो एक पीसफुल, जो एक मेलोडियस आवाज़ आशा जी की है, बिल्कुल वो सारी चीज़ें आपकी आवाज़ में भी सुनने में आ रही है। थैंक यू, ये बड़ी बात है, मतलब जी। ये सुनना ही अवार्ड है, और ये कैरियर की अच्छी शुरुआत करी मैंने, ये अच्छा हुआ कि आपसे सुनना मुझे मिला कि थोड़ा बहुत भी अगर उनकी बराबरी हो पाई तो बहुत अच्छी बात जी। है। पूजा मैम, क्या आप जो बात मैंने कही कि खुशबू मैम की आवाज़ सुन के एक बहुत ही शांति महसूस हो रही है, आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर बाकी किसी के अंदर हुनर है तो क्यों ना उसको हम आगे बढ़ाएं। और अगर मैम की आवाज़, जिस तरीके से मैम ने गाना अपना प्रेजेंट किया विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स, वो इतना ज़्यादा सुर में था, तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। बिल्कुल मैम, आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शकों को ये बताते हैं कि आने वाले आगे के सालों में क्या क्या करियर ऑप्शंस बहुत बड़े रूप में, बड़े पैमाने पे आगे आने वाले हैं, जिनको लेकर आज के युवा सोच सकते हैं, उस पर अपना करियर बना सकते हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण ऑप्शन हैं जो हमें देखने मिलेंगे आगे आने वाले सालों में? सृष्टि, मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगी कि आने वाले समय में 2030 में मैं आज के बच्चों को ये बात बोलना चाहूँगी कि आपका जो करियर है, नेवर प्लान फॉर अ जॉब, ऑलवेज प्लान फॉर अ करियर। उसके लिए ज़रूरी है कि आप आने वाले समय, मतलब आप जो आज 3rd क्लास 10th में हैं, तो आप जब ग्रेजुएशन कर लेंगे तो कहाँ पे आप पहुँच चुके होंगे।
आपका जो ईयर है कौन से ईयर में होगा, आप 2030 में अगर पहुंच रहे हैं, 2030 में अगर आप करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर आज कंप्यूटर्स बहुत एडवांस है, एआई में सब कुछ है, तो यकीनन आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डिज़ाइनिंग और रोबोटिक्स के थ्रू लैंग्वेजेस, बहुत सी ऐसी चीज़ है जिस पे आप करियर का चुनाव कर सकते हैं। मेडिसिन बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं जैसे कि यूट्यूबर हो गए, रील्स हो गई, उनको आजकल के समय में काफ़ी अच्छा रोज़गार का आय बन चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो कैमरा शाय नहीं है, आप स्टेज परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी एक सेंटेंस को, एक बार को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप अच्छा यूट्यूबर के रूप में भी सामने आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई भी करियर अगर आप ऑप्ट करना चाहें, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो एज अ यूट्यूबर हो या रील्स का हो, कोई भी करियर के लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ कार्य करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आप एकदम से हिट हो जाएंगे या एक दिन में ही आप का करियर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ें थोड़ा सा निरंतर प्रयास के साथ, निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ ही आगे बढ़ती हैं। तो मैं आपसे कहूँगी किसी भी करियर को लेकर, अगर आप एक फसल भी उगाते हैं तो हमें उसको थोड़ा समय देना पड़ता है उगने के लिए। तो अगर आप अपने करियर को सही तरीके से समय दें, सही तरीके से उसमें कंसिस्टेंसी के साथ उसको रखें, तो डेफिनेटली आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो आने वाले समय में मैं कहूँगी कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेडिसिन और एज अ डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि गूगल काफ़ी कुछ इन सब चीज़ों पर और ज़्यादा वर्क ऑन करेगा। बिल्कुल। और मैम, ये सब तो बात होगी कि आगे के आने वाले समय में हमें क्या करियर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप मैम बहुत ज़्यादा काउंसलिंग, आप पिछले 10 सालों से काउंसलिंग कर रही हैं, तो क्या आज भी आप मैथ्स और साइंस का क्रेज़ पेरेंट्स में देखते हैं बच्चों के? क्योंकि देखिए, जो धारणा पेरेंट्स की होती है, बच्चा एक कच्ची मिट्टी का होता है, तो वो पेरेंट्स अपनी धारणाएं, अपने विचार बच्चे के ऊपर इम्पोज कर देते हैं। तो क्या आज भी उतना ही क्रेज़ है मैथ्स साइंस का जितना पहले हुआ करता था? बिल्कुल सृष्टि, मैं इस बात पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी कि हमारे समय में, मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि मैथ्स और साइंस का बहुत क्रेज़ था, और आज के भी समय में वही है। पेरेंट्स एक सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही अपने बच्चे को पेरेंटिंग करते हैं कि मेरे साथ जो हुआ है मैं वैसे ही रखूँगा बच्चे को, या आप ऐसे कह सकते हो कि उनके साथ जो हो रहा है वो सबकॉन्शियसली उसी तरीके से बच्चे को बड़ा कर रहे होते हैं। तो अगर उनके समय में मैथ साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें वो अपना करियर बनाना चाहते थे, तो आज वो बच्चे पे प्रेशर डालते हैं कि नहीं बेटा, तुमको भी डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि मैम मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर इंजीनियर बनने में, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, या मैं आर्ट्स में जाना चाहता हूँ, या मैं म्यूज़िक में जाना चाहता हूँ। लेकिन पेरेंट्स फोर्स करते हैं। आप कभी कभी माता पिता उनको बोलते हैं कि बेटा मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। तो एक तरीके से ये उनकी एक सपना था जो अपने बच्चे से पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बच्चा एक आपकी जिम्मेदारी है, वो आप उसको ओन नहीं करते हैं। तो अगर वो अपने हिसाब से सोच समझ सकता है तो उसको पूरी आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपने करियर का सही चुनाव अपने हिसाब से करे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एज अ पेरेंट्स नहीं पता होता कि हमारा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, क्योंकि हमने सही तरीके से उससे कभी बात नहीं करी। लैक ऑफ कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा है आज के समय भी पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कि वो सही तरीके से बच्चे से बात नहीं करते। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अच्छा कर सकता है जो भी फील्ड वो चाह रहा है, तो एक मौका मेरे ख्याल से उसको देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम ने कि कई बार हम अपनी महत्वाकांक्षाएं हम अपनी बच्चों के माध्यम से पूरी करने की कोशिश करते हैं, तो इस बात को लेकर आप सजग रहे हैं। चलते हैं खुशबू मैम के पास और एक बार फिर से उनकी मीठी आवाज़ में एक और गीत उनसे सुनते हैं। क्या बात है। अभी ये जो बातें हो रही हैं, मोटिवेशन हमको देना ही है, हमें हारना नहीं है, कैसे भी हमें आने वाले यूथ से यही बोलना है जी। बहुत ही खूबसूरत सा एक सूफी सॉन्ग है जी। जैसे कि, तो पूजा मैम मैं आपको सब आज सुना के भेजूंगी चाहे वो सूफी हो चाहे वो बॉलीवुड हो। तो चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा एक सूफी नंबर है और ये मेरा रियाज का टाइम ही चल रहा है, तो मैं बहुत ही अच्छा सा आपको वो सब सुना दूँ, ज़्यादा अच्छा है। तो चलते हैं सूफी नंबर की तरफ, और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है ये। मेरे
मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में दोनों जहां, ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में दोनों जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बहुत सुंदर गीत मैम, Thank you. बहुत खूबसूरती से आपने इसको अदा किया। और मैम अब मैं चाहूँगी कि एक माहौल बदलने वाला गीत आप हमारे दर्शकों को क्या बात है। तो प्रस्तुत करें। चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा एक गाना है आशा जी का, जी। है ना, और बिल्कुल माहौल बदलने वाला गाना है वो, बड़ा बड़ा ही बहुत ही पैपी नंबर है। तो चलते हैं उस गाने के साथ, और बहुत ही मेरा फेवरेट है। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, ना घबराए, जहाँ तक महक है मेरी गैसों की चले आइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, ना घबराए, जहाँ तक महक है मेरी गैसों की चली आइए। ये है रेशमी सुनिए तो जरा, जो हकीकत है कहते हैं हम, हिलते रुकते इन रंगी लबों की कसम, जल उठेंगे दे जुगनू की तरह, जल उठेंगे दे जुगनू की तरह, जी तबस्सुम तो फरमाए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, ना घबराए, जहाँ तक महक है मेरी गैसों की चले आइए। ये है रेशमी। बहुत सुंदर मैम, और जैसे कि मैंने कहा था माहौल बदलने वाला Thank you, thank you. बिल्कुल आपने माहौल बदल दिया। और चलते हैं पूजा मैम के पास। और मैम, आज के समय में कंपटीशन अगर हम देखें तो बहुत बढ़ गया है, और इसी के साथ बच्चे भी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। लेकिन कुछ बार तो कंपटीशन करना अच्छा साबित होता है, लेकिन कई बार बच्चे इस कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को किसी अलग दिशा में लेकर चले जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि इस बात पर आप प्रकाश डालें और मार्गदर्शन करें। सृष्टि, बहुत साधारण सी बात है ये कि बच्चा किस तरीके से कंपटीशन लेगा, ये निर्भर करता है कि परिवार में उसको किस तरीके से बताया गया है।
एक 1 क्लास के बच्चे का क्या मतलब है एग्जाम मार्क्स अच्छे आए या ना आए, वो तो एक ग्रोइंग एज है, लर्निंग फेज है। अगर वो जितना कम इन सब चीज़ों से प्रभावित होगा वो उतना अच्छा कर पाएगा। तो आजकल के समय में जितना ज़्यादा पेरेंट्स कॉम्पिटिशन्स को लेके वो सीरियस हैं, बच्चे उतना सीरियस नहीं है, जिसकी वजह से वो बच्चों पर एक प्रेशर बना के रखते हैं कि तुम्हें अच्छे नंबर लाने ही लाने हैं। बच्चे ने बहुत मेहनत करी, लेकिन क्या करते हैं कि पेरेंट्स ने सपोज बच्चे के 80% नंबर आए और पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती उसको फोर्स किया कि नहीं, कम से कम तुम्हें 90% नंबर लाने चाहिए थे। हाँ, जायज़ सी बात है कि पेरेंट्स थोड़ा सा इनसिक्योर है कि अगर आजकल के समय में इतना पॉपुलेशन है, इतना कॉम्पिटिशन है, तो बच्चा कैसे अपने आप को बड़ा करेगा, कैसे स्थिर बना रहेगा। तो ज़रूरी है कि बच्चे को एक हेल्दी कॉम्पिटिशन सिखाएं, उसको ये बोले कि ठीक है, अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो, आपके नंबर क्या आते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बच्चा अपना बेस्ट दे रहा है तो डेफिनेटली उसकी मेहनत सही तरीके से रंग लाएगी। तो ये पेरेंट्स के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि किस तरीके से वो कंपैरिजन को बच्चे के सामने रखते हैं, किस तरीके से वो कंपटीशन को सामने रखते हैं, किस तरीके से अपने उस बच्चे की ग्रोथ उसके सामने रखते हैं। बिल्कुल मैम, माफ़ी चाहूँगी आपको यहाँ रोकने के लिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। सोनाली जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न करें। हेलो, आप जबलपुर से जुड़ी है हमसे मैम, बहुत जी बहुत मैडम, मैं स्वागत सोनाली बोल रही हूँ जबलपुर से। गुड मॉर्निंग सभी को। जी, अपना प्रश्न करें। मैडम, मेरा सवाल ये था कि जैसे हम कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे एग्जाम नहीं निकल पाते हैं, हम बहुत निराश हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिविटी आए, ताकि हम आगे उसके लिए प्रिपेयर हों फिर कि नहीं, हमें फिर से करना है। ओके, सोनाली जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही जायज़ है। और आज के समय में जब 12th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, काफ़ी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बैठ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आपकी तैयारी सही तरीके से है तो कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं हम छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पीछे रह जाते हैं। तो अपनी उन गलतियों को सुधार के रूप में देखें और उनको सुधारने की कोशिश करें। मोटिवेशन आपका अंदर से होता है। आप जितना अपने करियर के प्रति मोटिवेटेड रहेंगे, जितना अपने प्रति मोटिवेटेड रहेंगे, उतना आपको अपने करियर की तरफ बढ़ने के लिए आप खुद मोटिवेटेड रहेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपने कहीं पे गलती करी है तो उस गलती को पहचानें और उस पर दोबारा वो गलती ना हो, क्योंकि साल में एक बार वो पेपर देना होता है और इसकी वजह से आपको अगला पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी, मैं यही कहना चाहूँगी कि कोशिश करिए कि वो गलती आप दोहराएं नहीं। सही समय पे अगर हो सकता है, कभी कभी टाइम मैनेजमेंट की वजह से भी हमसे पेपर छूट जाता है और वो एज अ गलती ही काउंट हो जाता है। तो आप एक सही तरीके से स्ट्रैटेजी बना के अपनी तैयारी करें और उसके साथ ही अपना आगे करियर बढ़ाएं। बिल्कुल। और मैम, कई बार बच्चे पहले अटेम्प्ट में बहुत नर्वस भी हो जाते हैं और इसके कारण वो जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उनकी परफॉर्मेंस में अंतर आ जाता है। तो बिल्कुल भी हताश नहीं हुए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने हार्डवर्क पर विश्वास करिए और जितना बेहतर हो सके उतने अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और अगर नहीं निकलता है तो निराश बिल्कुल मत हुई, क्योंकि आपको दोबारा भी चांस मिल रहा है ना। बस थोड़ा सा आपको उस ऐसे समय पे धैर्य रखना होगा। और दर्शकों, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जब तक वो कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैम से बात करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुष जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो बच्चे हैं वो सुनते नहीं, मतलब उनसे यदि किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए कहा जाए कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करें तो वो कहते नहीं, हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आईटी में कर रहे हैं, वहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है। जबकि बीई सिविल से भी करे हों तब भी वो इस टाइप का नहीं सुनते। तो क्या इस तरफ के क्या बोलते, गवर्नमेंट जॉब की तरफ झुकाव कम हो रहा क्या बच्चों का? उनको कैसे मोटिवेट करें कि वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ मुड़े? आयुष जी, मैं यहाँ पे ये बात बोलना चाहूँगी कि ये ह्यूमन नेचर है। हमारे पास जो नहीं होता है हमें उसी की चाह होती है। मैं गवर्नमेंट जॉब के उसमें फ्रेटर्निटी से हूँ तो मुझे लगता है कि वो अच्छी है, लेकिन आपको हो सकता है कि उसकी ज़्यादा और अच्छा लगता हो। कभी कभी क्या होता है कि जिनके पास वो चीज़ होती है उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, बहुत जायज़ सी बात है। तो आज के बच्चे अगर अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से रह रहे हैं तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में अब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। टोटली आपकी प्रतिभा, और आज के समय में जॉब इज़ नॉट द इशू, उसमें सस्टेन करना, उसमें रुकना, उसमें स्थिरता रखना, वो बहुत मैटर करती है। तो अगर वो बच्चा अच्छा कर रहा है अपने आईटी फील्ड में, अच्छा ग्रोथ कर रहा है तो लेट इट बी।
हो सकता है कि उसके लिए गवर्नमेंट जॉब इतना बड़ा वो ना हो, ड्रीम ना हो जितना आपके लिए हो। तो आजकल के बच्चे अपने हिसाब से अगर डिसीजंस ले रहे हैं तो हमें एज अ पेरेंट उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि दे आर द फ्यूचर्स, दे आर थिंकिंग समथिंग विच वी आर नॉट थिंकिंग राइट नाउ। हमारे समय में कंप्यूटर्स की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज हम जब कंप्यूटर इलिटरेट अपने आप को देखते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है। हमें लगता है कि हमने शायद उस समय कंप्यूटर पढ़ लेना चाहिए था। तो डेफिनेटली अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, अपने हिसाब से अपना ग्रोथ कर रहा है, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन सर, आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम ने कि अगर बच्चा सक्षम है अपने डिसीजन लेने में, वो समझ सकता है कि क्या टैलेंट उसके अंदर है, किस काम में उसका रुझान है और वो क्या करना चाहता है, तो उसका आप मार्गदर्शन ज़रूर करें, उसका सुझाव ज़रूर दें, लेकिन उसको फोर्स नहीं करें अपना विकल्प बदलने के लिए। मैम आपने यहाँ पर एक बात कही थी कि आज के समय में एक किसी चीज़ में रुकना बहुत कठिन हो गया है। ये चीज़ मैम हम बहुत आज के समय में देख रहे हैं कि लोग 10-10-15 साल किसी फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के बाद अपना करियर चेंज कर रहे हैं। वो करियर, वो फील्ड ही चेंज कर दे रहे हैं इतने लंबे समय के बाद, क्योंकि उनका काम में मन नहीं लगता है, उन्हें रुझान नहीं आ रहा है। मैम बहुत देखने मिल रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज का समय जो मोबाइल टेक्नोलॉजी कह लो, आप इस तरीके से बोल रहे हो, क्योंकि हम कोई भी चीज़ हमें अगर नहीं पसंद आती है तो हम तुरंत उसको स्क्रॉल कर देते हैं, हम उसको 1 मिनट भी किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरीके का हो गया है। हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी ज़्यादा एक्टिव हो गई, लॉन्ग टर्म मेमोरी हम कम यूज़ करते हैं, क्योंकि हर चीज़ एक छोटी छोटी बातों में ही रखना पसंद करते हैं। अब आप आते हो कि करियर पे लोगों में जल्दी उबाऊ होने लगा है, यहाँ तक कि रिलेशंस में भी लोग अब बहुत जल्दी जल्दी बोर होने लगे हैं, अपने आप को किसी भी साथ बंधन में महसूस करने लगे हैं। तो इसका कारण ये है कि आप के अंदर स्थिरता तब आती है जब आप किसी कार्य को मन से करते हो। जैसे मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, मुझे मनोविज्ञान पसंद था, इसलिए मैं उसको 10 साल 12 साल तक करती रही। अगर यही मैं इंजीनियर या डॉक्टर की लाइन में होती तो शायद मैं भी ऊब जाती। तो अगर आप किसी कार्य को प्रेशर में रहकर, डर के रहकर करते हो, तो उसके एक समय के बाद उसमें आपका डर खत्म हो जाता है, उसमें एक आपको उबाऊपन आने लगता है। कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मोनोटोनस होते हैं, तो भी हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं होता है, हमें लगता है कि हम एक तो रोबोट्स की तरह काम कर रहे हैं और हम बोर होने लगते हैं। तो यकीनन आप जो देख रहे हैं, जो ये चेंजेस आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा वाइड खुल रहे हैं। अगर आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है किसी फील्ड में 12-15 साल पे, और उसी पे ही आप आगे कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दैट चेंज इज़ एक्सेप्टेबल एंड आई वेलकम दैट चेंज। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप 1 साल आपने कहीं पे जॉब करी और अब आप सोच रहे हो कि हम दूसरी जगह जॉब करेंगे, तो आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि वही प्रोफाइल ही आपके आगे फॉरवर्ड होगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको सही तरीके से स्थिरता लानी पड़ेगी अपने किसी भी कार्य को, किसी भी चीज़ को करने के लिए एक मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा मैम ने कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और दर्शकों, जहाँ हमारा मन होता है ना, जिस चीज़ में हमारा मन लगता है, उस चीज़ से हम कभी नहीं ऊबते। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप करियर ऑप्शन चूज़ करने जा रहे हैं, उस रास्ते क्या क्या चीज़ आपके आड़े आने वाली है, क्या वो आपके मन की है या नहीं। मन की होगी तो आप उसमें लंबे समय तक बने रहेंगे, और अगर नहीं होगी तो आपका मन विचलित होगा। बिल्कुल चलते हैं खुशबू मैम की ओर और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम एक और गीत आप अपनी मीठी आवाज़ में हमें सुनाएं। सृष्टि, आज आप जो बात बोल रही हैं ना, मतलब गाने वैसे ही मेरे प्रिपेयर पहले से हैं। मतलब ऐसा अपन बैठ के करते तो बहुत समझ में आता। अभी आपने मन की बात कही कि अगर हमारा मन का अंदर से हमारा संकल्प है ऐसा, तो वैसा ही तो गाना है लता जी का जी, और मोटिवेशनल सॉन्ग ही है ये भी, और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई
बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी बहुत शक्ति हमें देना दाता। बहुत सुंदर मैम। और दर्शकों, आज कार्यक्रम में बातों के माध्यम से और गीतों के माध्यम से आपको मोटिवेट, आपको प्रेरित किया जा रहा है। मैम, पूजा मैम, आप क्योंकि इतने साल से इस फील्ड में हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आपके सामने आते होंगे कि पेरेंट्स जब बच्चों को लेकर आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए और कई बार बच्चे खुद से आना चाह रहे हैं। मैम, सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने मिलता है, क्या कारण है जो कि बच्चों को बच्चे डगमगा जाते हैं, अपना जो डिसीज़न है वो सही नहीं ले पाते हैं, क्या कारण आपको ज़्यादातर देखने मिलता है? अपने अनुभव के हिसाब से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आज के समय में भी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से आज हम काउंसलर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग नाउ डेज़। उनके पास उनके इतने ज़्यादा बिजी स्केड्यूल्स रहते हैं कि वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते। हमारे पास बहुत से ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा होशियार बहुत है लेकिन पढ़ता नहीं है। जी। अब ऐसे पेरेंट्स को समझाना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक माइंडसेट के साथ आए हैं कि उनका बच्चा बहुत होशियार है, वो किसी भी तरीके की कोई भी बात सीख सकता है, लेकिन उसमें वो कितना सपोर्टिव है ये बात बहुत मैटर करती है। तो आज के समय में अगर बच्चे और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप है तो यकीनन बच्चा आपसे ठीक तरीके से खुल के बात नहीं कर पाएगा, या हो सकता है आप अपनी ही बात मनवाने में ज़्यादा यकीन रखते होंगे, जिसकी वजह से बच्चा आपसे ठीक से बात नहीं करता। एक एज के बाद, एडोलसेंस एज में बेसिकली ये होता है कि उनका पैराडाइम अपने आप दोस्तों की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पेरेंट्स से वो दोस्तों की तरफ चले जाते हैं। 12 वर्ष के बाद से 19 वर्ष तक ये बच्चों का एज ग्रुप रहता है, जब उनको दोस्तों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, दोस्तों की बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, दोस्त की बात को में ही सच्चाई दिखती है। तो उस समय अगर आप पेरेंट्स एज अ पेरेंट उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो ये गैप और बढ़ जाता है। तो यकीनन मैं चाहूँगी कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हर एज का अपना चार्म होता है। जो बच्चा 6 महीने में आपके साथ जब 6 महीने का था आपके साथ जुड़ा रहता था, वो अगर 11 साल में अपने दोस्तों के साथ जुड़ना चाह रहा है तो यकीनन वो एक एज फैक्टर होगा। तो आप एक बच्चे के साथ हेल्दी कंपटीशन ना रखते हुए एक कम्युनिकेशन रखिए, उसकी बात उसको व्यक्त करने का मौका दीजिए। सिर्फ ऐसा होता है कभी कभी पेरेंट्स सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से बच्चों के बीच में गैप हो जाता है। बिल्कुल सही कहा मैम ने कि पेरेंट्स अपनी ही अपनी बात रखना चाहते हैं, और अगर वो ऐसा ही करते रहेंगे तो जो तालमेल है उनके और बच्चों के बीच का वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कभी आप अपनी बात रखें, कभी बच्चे की बात सुनें। तो ऐसा जब हम तालमेल लेके चलेंगे तो बिल्कुल परिणाम जो है वो अच्छे ही सामने आएंगे और उनको दिशा भी बच्चों को सही मिलेगी। पूजा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। खुशबू मैम, इतने प्यारे प्यारे गीत प्रस्तुत करने के लिए भी आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शकों, उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा, और खास करके आज के युवाओं के लिए हम विषय लेकर आए थे। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।